सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कि 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक जो कराची में हंगामा हुआ, जो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद जो बहरान पैदा हुआ, जिस तरह से सिंध और विफाक एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए, नून लीग पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आज तक बरकरार हैं। आज भी ये सही बातें डिस्कस होती रही, ये सभी डिस्कस होता रहा कि जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किस तरह से पामाल किया गया, मरियम नवाज के होटल के कमरे के दरवाजे को तोड़ के अंदर किस तरह से घुसा गया, पुलिस किस तरह से घुसी और उसकी तहकीकात कब तक सामने आएंगी। हुकूमत सिंध ने आज तहकीकाती कमेटी बना दी है अपनी, और इसके अलावा आपको पता है कि आर्मी चीफ ने भी नोटिस दिया था, उन्होंने भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी थी, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की कमेटी है वो 1 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तो क्या 1 महीने तक ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी या तब तक पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका होगा, ये भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा जो मरियम नवाज का क्लेम है कि उनके होटल का कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुआ गया, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ विफाकी हुकूमत ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कतन, और खासतौर पे आज फुटेज भी सामने आई तो उन्होंने कहा कि जी फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजा नहीं टूटा, नॉक करके कैप्टन सफदर को बाहर अगवा करके लेके गए। बहरहाल इस वक्त एक ये जंग, लफ्जी जंग, बयानिए की जंग, बयानात की जंग एक दूसरे के खिलाफ जारी है, लेकिन अब तहकीकात की रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है उस रिपोर्ट का भी सबको इंतजार है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जैसे मैंने बताया उनकी तो 1 महीने बाद वापस आएगी। तो सूरत हाल तब तक क्या से क्या हो चुकी होगी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक और सवाल बार बार उठाया जा रहा है। आज नून लीग ने इल्जाम लगा दिया कि जी आईजी सिंध के अगवा में वफाकी हुकूमत मुलव्वस है और वजीर आजम को इस पे माफी मांगनी चाहिए। यहां तक कि नून लीग ने कह दिया कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें। जो मरियम नवाज के कमरे पे धावा बोला गया, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो वजीर आजम साहब पिछले 4 दिनों से कहां हैं? ये सारे सवालात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, और सबसे पहले इनका जवाब लेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वजीर हैं आजम खान सवाती साहब। सेनेटर आजम खान सवाती साहब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। कहाँ हैं वजीर आजम इमरान खान साहब? 4 दिन हो गए कराची में हंगामा खेजी, कराची में जो बहरान आ गया, सूबा और विफाक एक दूसरे के सामने, इदारे एक दूसरे के आमने सामने, टकराव की कैफियत, बहरान की कैफियत, वजीर आजम साहब कहाँ हैं? और नून लीग ने तो आज मुतालबा कर दिया कि जी वजीर आजम इस्तीफा दें। बीबी, अगर वजीर आजम ने कोई गलती की होती या वजीर आजम ने अपने इख्तियारात से तजावज किया होता तो आपका सवाल जो है बजा था। बहरहाल मीडिया हर लिहाज से एतराज कर सकता है और हम उसके जवाब दे हैं कि हम आपको जवाब दें। इसमें वजीर आजम का कोई काम नहीं था। जाहिर है कि ये एक सूबाई मसला था। ठीक, वजीर आला जो है इसको एक बहुत बड़ी कोई बात बनाना चाहता था, और अल्लाह का शुक्र है कि आर्मी चीफ साहब ने जो है उसके अंदर जो है वो मतलब बात की, और सारी चीज जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीक होगी। ये मैं बिल्कुल वजीर आजम साहब की तरफ से आपको उनके तर्जुमान की हैसियत से, उनके वजीर की हैसियत से, उनके दोस्त की हैसियत से आपको बावर करा सकता हूं कि इसके अंदर वजीर आजम का कतन कोई अमल दखल नहीं था, और न वो कोई ऐसा काम करते हैं कि किसी भी सूबाई इदारा हो या कौमी इदारा हो, और खासकर उसके सरकारी अफसरान जो हमारे आंखों की इज्जत है, हमारे माथे का झूमर हैं, उनको कम अज कम जो है मलाइन करने के लिए कोई ऐसी बात की जाए। लेकिन आजम सवाती साहब आप कह रहे हैं कि वजीर आजम का कोई अमल दखल नहीं है इस सारे मामलात में, लेकिन 2 विफाकी इदारों पे इल्जाम आ रहा है जो बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान के अंडर फॉल करते हैं, उनको रिपोर्ट भी करते हैं। तो आप नहीं समझते कि वजीर आजम साहब को सामने आना चाहिए था? 2 विफाकी इदारों पर इल्जाम है, उनका मामला है।
میں اس صوبے کو ایک دکان کی حیثیت دیتا ہوں. بہت بڑا صوبہ ہے لیکن 12 سال سے عوام اپنے حقوق سے محروم ہیں. ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. کس نے؟ چوروں نے اور ڈاکوؤں نے. اور وہ ڈاکو جو ہے حکومت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کی جو حالت ہے اس کے اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں, اس کے روڈوں کی حالت دیکھ لیں, اس کی انتظامی امور کی حالت کو دیکھ لیں, اس کے سارے جتنے آباب و اختیار ہیں کاروبار کو بچانے کے لیے قطعاً بھی ان کی کوئی اخلاقی جو مارل اتھارٹی ہوتی ہے, کوئی اخلاقیات ان کی بنیاد نہیں ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ظلم سے لوگوں کو دبایا جائے, ایک ڈیٹرنس پیدا کی جائے اور اپنے کاروبار کو لوٹ مار کو جو ہے وہ بچایا جائے. وہ لوٹ مار کے عادی ہیں. 12 سال سے انہوں نے سندھ کو جو ہے اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے. کراچی سسک کے جو ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے. ان حالات کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا جو قدم تھا یا اس کو جو انہوں نے اس کے اندر جو ہے جو کال کی وہ اس لیے جائز تھی کہ خان صاحب جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کرتے, پرائم منسٹر کوئی ایسی بات کرتا تو پھر وہ صوبائی اور وفاقی جو ہے ایک تناؤ جو ہے دوبارہ پیدا ہو جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کی مشاورت سے انہوں نے بات کی ہوگی. اپنے طور بھی جو ہے وہ بااختیار ہیں کہ بات کریں ملکی حالات کے اندر. تو اس میں قطعاً جو ہے ہمارے لیے کوئی آر نہیں ہے. پرائم منسٹر کے لیے, اس کی وفاقی کابینہ کے لیے, ملک کے جو وفاقی ادارے ہیں ان کے لیے قطعاً کوئی ایسی بے عزتی کی, بدنامی کی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اپنے فرض کی انجام دہی کی ہے اور وہ جو میرے ہوم ڈسٹرکٹ ہے مانسرے کا اس ڈاکو کو جو ہے باندھا ہے یا اس ڈاکو کو جو ہے عدالتوں نے چھوڑا ہے, تو اس کی کارروائی اور اس کی تحقیق جو ہے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چند دن کے اندر یا ایک آدھ دن کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. لیکن یہ کوئی ملکی مسئلہ نہیں ہے, آپ یقین کریں. کوئی ملکی سالمیت کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اداروں کی توقیر کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے سلجھائیں گے. لیکن وہاں پر جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ صفدر نے جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ جو ہڑل بازی کی, جو اپنا کردار اور اپنا اخلاق جو ہے وہاں پہ دکھایا, اور وہی حیثیت کا مالک ہے. چونکہ میں اسی ہوم ڈسٹرکٹ سے ہوں, مانسرا سے ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے یا کس طور طریقے, کس اخلاق اور کردار کا مالک ہے. اس سے قوم اور ملک یہی تو کر سکتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے. یہی اس کے کردار کا آئینہ ہے جو اس نے اپنے کردار کا آئینہ جو ہے پوری دنیا کو اور پاکستان کو جو ہے بتا دیا ہے. سواتی صاحب, میرے سوال کے جواب میں آپ نے صوبہ سندھ کے بارے میں کہا کہ یہ سندھ, یہ جو صوبہ ہے یہ دکان ہے. تو یہ آپ نے سمجھتے کہ آپ نے بہت غیر مناسب قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک صوبے کے بارے میں. دوسرا آپ نے کہا کہ جی یہ جو ایشو ہوا کراچی میں ملک کی سالمیت کا مسئلہ نہیں ہے, اداروں کی توقیر کا مسئلہ نہیں ہے, جبکہ یہ ہے بالکل ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. کیونکہ صوبہ سندھ دوسرا بڑا صوبہ ملک کا, اس میں بڑے بڑے پولیس آفیسر جو ہیں وہ ایک دم چھٹی پہ چلے گئے, امن و امان کا بحران پیدا ہو گیا. کراچی جیسا حساس شہر, تو یہ صورتحال ملک کی سلامتی کے حوالے سے تو تھی, اور اداروں کی توقیر پر بھی بات آ رہی ہے کہ آئی جی سندھ کیسے اغوا کیے جا سکتے ہیں. قطعاً بھی نہیں جی, میں دکان نہیں, میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ میں جواب دے رہا ہوں. اس صوبے کو اس وقت جو لوگ 12 سال سے چلا رہے, دکان کے طور پہ چلا رہے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنی ذاتی کمائی کے لیے چلا رہے, عوام کو دور دراز کا, یہ جو 11 نوسر باز جو اکٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ انہیں کیا مہنگائی کی فکر ہے, ان کو کراچی کے پانی کی فکر ہے, ان کو وہاں پہ جاب کریشن کی فکر ہے, وہاں پہ جو گندگی اور کوڑا اور کٹکر جو ہے چاروں طرف, جس کراچی کے اندر جو ہے میں 1971 سے 78 تک رہا, کیا یہ وہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے, اس کو فکر ہے, یا کسی اور بات کی, سوائے اس کے کہ ان کو اپنی اس دکان کی فکر ہے جس کو یہ چلا رہے ہیں. سندھ کی موجودہ حکومت پچھلے 12 سال سے ایک دکان کے طور پہ جو ہے چلا رہی ہے. عوامی مفادات کا وہاں نام و نشان تک نہیں ہے. اگر ہے تو آج کراچی کی یہ سسکتی ہوئی حالت, میں نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے دیکھ لیں. اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا,
تاکہ اس تناظر کے اندر جو ہے سیاق و سباق سے جو ہے باہر نہ نکلوں میں. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت سندھ کو باقاعدہ ایک دکان کی حیثیت سے چلا رہی ہے. جس طریقے سے نواز شریف نے اس ملک کو لونڈی اور اس ملک کو جو ہے لوٹنے کا ایک ذریعہ جو ہے بنایا، اور لوٹ لاٹ کے جو ہے لندن میں جا کے بیٹھ کے آج وہ ہمارے دفاعی اداروں کے اوپر بھی انگلی اٹھا رہا ہے، اور جو دوسرے ملک کے ادارے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ بیان دے رہا ہے کہ جو مودی کا بیانیہ ہے، جو ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اس بیانیے کو خدا کے فضل سے شکست دیں گے اور اس کا منہ کالا ہوگا. لیکن سواتی صاحب، سندھ وفاق پہ الزام لگا رہا ہے. نون لیگ نے آج وزیر اعظم کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. تو سندھ بھی وفاق پہ الزام لگا رہا ہے. سندھ نے یہ بھی کہا کہ جی ایک وفاقی وزیر ہے جو کہ آئی جی سندھ کے اغوا کے حوالے سے، کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے، پرچہ کٹائے جانے کے حوالے سے اس میں ملوث ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ صورتحال آگے چل کے بہت سنگین ہو سکتی ہے؟ ایک بار پھر سندھ ورسز وفاق جو ہے وہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے. دیکھیں، اگر کسی نے جو ہے صفدر کے خلاف پرچہ کٹایا ہوتا تو سب سے بڑا جو ہے اس کا علاقے کا دشمن جو ہے وہ اعظم سواتی ہے، جس نے نیب کو سارے ثبوت جو ہے اس وقت مہیا کر دیے ہیں کہ صرف مانسیرا کے اندر، خالی مانسیرا کے اندر اس کی بے نامی کی کتنی بڑی پراپرٹی ہے، کس کس ٹھیکیدار نے اس کا کام کیا، کتنے ارب روپیہ جو ہے اس نے 5 سال میں لیا 2013 سے 2018 تک، کتنی بڑی لوٹ مار کی. یہ سارے قواعد و ضوابط کے ساتھ وفاقی اداروں کو جو ہے اس کو میں دے چکا ہوں، اور انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے جو ہے شہادت کے لیے، کب مجھے گواہی کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے بلائیں گے. اس لیے کم از کم اگر کسی وفاقی وزیر نے کیا ہے، اعظم سواتی کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو میں ضرور جو ہے اس کی پیش رفت کرتا، یا اس کو جو ہے جو ہلڑ بازی اس کی دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں اس کا منہ کالا کرنا جو ہے قوم اور ملک کے سامنے، ان چوکوں کے سامنے جو ہے وہ جائز تھا. جی بہت بہت شکریہ. سینٹر اعظم خان سواتی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی واقعے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اور جیسے اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کو اس پہ وضاحت دینی چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی پہ مزید ڈیبیٹ کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد شعیب سرل صاحب، سابق چیف رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے، سابق آئی جی پولیس رہے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں، اور ان سے جانیں گے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ سول سروس میں ریفارمز کا ایک نیا آغاز ہے یا یہ کچھ اور ہے، اس کے پس پردہ کہانی کچھ اور ہے. السلام علیکم شعیب سرل صاحب. سر تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. جو کراچی میں ہوا ہے سر، کیا سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے کروں گی اس کے 2 حصے ہوں گے. نمبر 1، کیا آئی جی کو اغوا کیا جا سکتا ہے؟ کیا وفاقی اداروں کی طرف سے مبینہ طور پہ آئی جی اغوا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2، اس کے بعد جو رپورٹڈلی جو رسپانس سامنے آیا سندھ پولیس کا، سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں، شارٹ جو آنسر ہے آپ کے پہلے کویسچن کا کہ کیا آئی جی اغوا ہو سکتا ہے، تو obviously the answer is no. IG is head of the police service anywhere, اور کسی اور فورس کا اس کو اغوا کرنا جو ہے اس کا تو نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. اب اس کیس میں جو ہے جو کراچی میں ہوا ہے، اگرچہ ابھی انکوائریز ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ کامنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو باتیں باہر نکلی ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کوئی ان کا کنفیوژن بھی ہوئی ہے کہ جی یہ جو قصہ ہے مزار قائد والا، وہ کوئی کاگنیزبل کیس ہے یا نان کاگنیزبل کیس ہے. obviously اگر نان کاگنیزبل کیس ہو تو اس کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو خالی اپنے پولیس کے روزنامچے میں وہ انٹری کرنی ہوتی ہے اور کمپلیننٹ کو وہ دینی ہوتی ہے کہ بھائی جا کے تو میجسٹریٹ کے پاس آپ اس کا فائل کر لو اپنی کمپلینٹ جو ہے، اور وہ وہاں سے ہوتی ہوئی پھر میجسٹریٹ پولیس کو ہی ریفر کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی آپ اس کو دیکھیں، لیکن اس میں اریسٹ نہیں ہوتی انلیس کہ میجسٹریٹ ڈائریکٹس. لیکن اس کیس میں یہ تھا کہ یہ جو 74 کا لا ہے وہاں
सैंक्टिटी ऑफ मज़ार कायद, उसके ऊपर, उसके मुताबिक ये सीरियस ऑफेंस है इन द सेंस कि इट इज पनिशेबल अप टू 3 years। और जनरल प्रिंसिपल एक ये है इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि अगर 3 साल सजा वाला केस हो या इससे ज्यादा तो वो अरेस्टेबल केस है विदाउट वारंट। तो इफ इट इज अरेस्टेबल विदाउट वारंट तो इट मीन्स कि इट इज कॉग्निजेबल। तो इस पे इनको जो पुलिस को लीगल एडवाइस दी गई, लगता ये है कि उसमें सुकम था, वरना ये फौरन FIR हो जाती, नॉर्मल प्रोसीजर में उसको अरेस्ट कर लेते, ये बाद में अगले दिन या सेम डे में भी कोर्ट बेल ले लेती, जैसे यहाँ तो बेल बड़ी फ्रीली मिल जाती है कोर्ट से, तो ये इशू न बनता। लेकिन जो इशू बने, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट शुडंट हैव हैपेंड। और सर जो IG सिंध छुट्टी पे चले गए, एडिशनल IG छुट्टी पे चले गए, सिंध में पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स छुट्टी पे चले गए, सर इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि जब ये क्राइसिस ब्रू अप हुआ है तो आई मस्ट अप्रिशिएट द इंटरवेंशन ऑफ आर्मी चीफ। उन्होंने फौरन इसको मतलब डिफ्यूज करने की कोशिश की है सिचुएशन को, और वो किसी हद तक हो गई है। एंड आई एम श्योर के फर्दर जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो लेंगे। तो क्योंकि पुलिस, रेंजर्स और आर्मी, इनको इन कंसर्ट एक्ट करना है, और कराची के तो अदरवाइज प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा रहते हैं कि उसमें ये हो ही नहीं सकता कि IG जो एजेंसीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट ना कर रही हों। अब जो बात आपने की है IG के छुट्टी जाने का, अब यह कि दिस वाज द ओनली वे कि दे प्रोबेबली थॉट कि हमें अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको लॉफुल वे में रजिस्टर कराना चाहिए। तो उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली छुट्टी पे अप्लाई करना इज वन एस्पेक्ट, और छुट्टी पे जाना जो है वो इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। और वो जा आप उसी वक्त कर सकते हैं जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आपकी लीव सैंक्शन करे। तो लीव सैंक्शन करने के मुख्तलिफ टीयर्स हैं। कुछ की लीव जो है वो IG खुद सैंक्शन करते हैं नीचे वालों की, कुछ की जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, वहां से सैंक्शन होती है। अगर लीव बियॉन्ड सर्टन टाइम पीरियड हो तो वो फिर इधर फेडरल गवर्नमेंट के पास भी आ जाती है। तो इसलिए छुट्टी पे गया तो कोई नहीं है सच, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी एक रिजाइनमेंट जो है वो शो की, और दे फेल्ट के सर आपकी नजर में जो रिजेंटमेंट थी वो रिजेंटमेंट जेन्युइन थी या वो किसी प्रेशर के तहत थी, खासतौर पे किसी पॉलिटिकल प्रेशर के तहत? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो अब जो इंक्वायरी है वो एस्टेब्लिश करेगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल जो है वो ये है कि जब फोर्स को पता चला ये कि भाई IG को इस तरह से ले जाया गया है अंडर सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अब वो बात सही है या गलत है, दिस हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। लेकिन इधर वे IG को ले जाया जाना और फॉर फ्यू आवर्स, क्योंकि इशू तो सिर्फ इतना था कि जी FIR जो है वो दर्ज हो। FIR दर्ज होने का मतलब ये है कि इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस पे इनका थोड़ी डिस्कशन जो भी है वो चल रही थी। तो अगर ये शुरू में लीगल एडवाइस आई थिंक मुनासिब होती तो ये इशू ऐसा नहीं था कि जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था, इसको शुरू में हो जाने चाहिए था। शोएब सर साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, शोएब सर साहब से कुछ मजीद सवाल करेंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब सदल साहब। सदल साहब, एक वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, और इसके दो हिस्से होंगे कि एक तो जो पुलिस का रवैया है जो शुरू से ही इस वाकये के हवाले से, खासतौर पे होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ के जाना, फिर उसके बाद आपने कहा कि जिस तरह से FIR कटी, जो गिरफ्तारी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, तो पुलिस के ओवरऑल रवैये के बारे में, इस खास केस के बारे में आप क्या कहते हैं? और दूसरा, जो सिंध गवर्नमेंट की तहकीकाती कमेटी बन गई है सर, उसको अब किन लाइंस पे काम करना चाहिए? देखें, ये अब अगेन जो सिचुएशन क्या थी कि दरवाजा तोड़ने की जरूरत नौबत क्यों आई, ये अगेन इसको इंक्वायरी इस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इसके बारे में कोई सही पता नहीं है कि इनको दरवाजा तोड़ने की नौबत क्यों आई। नॉर्मली तो ये है कि अगर नाक आप करें और दरवाजा अंदर से खोल दिया जाए तो दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और उनको इतला ये थी कि एक जो वांटेड आदमी है वो इस जगह मौजूद है, तो फिर एज ए लास्ट रिजॉर्ट ऐसा आप परमिसिबिलिटी में आता है जो लॉ की नौयत है। बाकी ये जो तहकीकाती कमेटी की आपने बात की है, टू बी ऑनेस्ट मिनिस्टर्स की तहकीकाती कमेटी कभी हमने कोई सुनी नहीं है ऐसी। तहकीकाती कमेटीज या आप बनाते हैं अंडर द जजेस ऑफ हायर जुडिशरी, या कोई ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं वेदर सर्विंग और रिटायर्ड। लेकिन क्योंकि जो पॉलिटिशियंस की कमेटी है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी का इश्यूज फौरन ही फिर उठ जाएंगे, तो लिहाजा मेरे ख्याल में तो ज्यादा मुनासिब ये होता था कि अगर इस कोई जुडिशियल इंक्वायरी खड़ी कर देते, और वो भी जुडिशियल इंक्वायरी ऐसी के जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस जो है वो एस्टैब्लिश्ड होती और क्रेडिबल होती। इस सिलसिले में मेरा अपना ख्याल ये है कि आर्मी चीफ की जो इंटरवेंशन है उससे ये मसला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा और हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सदल साहब मेरे साथ मौजूद थे, और इसी मामले पे बातचीत को जरा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, ये जो कराची में हुआ है, जिस तरह से IG सिंध के मुबैना अगवा की खबर आई, जिस तरह से कराची पुलिस के, सिंध पुलिस के तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स छुट्टी पे चले गए, और उसके बाद उस चीज को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया इंडिया ने, और एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये सिविल वॉर हो गई है, और उस पे एक लंबी चौड़ी उन्होंने ट्रांसमिशंस करनी शुरू कर दी। पूरा इंडिया का जो मीडिया है वो बावला हो गया। सर, किस तरह देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? जी, बहुत अफसोसनाक सिचुएशन मेरे ख्याल से डेवलप हो गई है ये, और इस पर अभी हम पूरी तरह कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि हकायक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। IG साहब ने खुद अपना कोई बयान नहीं दिया है, दूसरे उनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, और इसके अलावा अभी चूंकि इस पे इंक्वायरियां ऑर्डर हो गई हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन चंद बातें हैं कि सबसे पहले तो क्या कैप्टन सफदर साहब ने कोई कानून तोड़ा? ये बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा, बल्कि अक्सर बातें जो सुनने में आ रही हैं, बयानात जो आ रहे हैं वज़रा की तरफ से, वो ये है कि जी उस पर नाजायज केस बना दिया गया जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो कायदे-ए-आज़म के मज़ार की हुर्मत के अपने जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, पुराना है, और उस पर हमेशा लोग अमल करते हैं। और जब ये वाकया पेश आया कि वो जंगले के अंदर घुस के वहां नारे लगा रहे थे सियासी किस्म के, तो उसको मेरी तरह के आम पाकिस्तानियों ने जो किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है, उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। मेरे पास सोशल मीडिया पर बेइंतहा लोगों ने कमेंट किए कि जी ये बड़ा गलत काम हो गया और इसकी सेंसिटिविटी बरकरार करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किसी ने उनको रोका, क्यों उन्होंने उनको जंगले के अंदर आने दिया, और उन्होंने कानून तोड़ा है तो इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए।
मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन सामने आ रही है, इल्जाम और काउंटर इल्जाम लग रहे हैं, ये कुछ भी ना करते तो मुझे पूरा यकीन है कि सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो जाकर जो है थाने में या फिर पुलिस के सीनियर ऑफिसर के पास जाकर पेश होते और कहते सर कि ये बड़ा गलत काम हुआ है और इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, एफआईआर कटनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पब्लिक प्रेशर के तहत वो एफआईआर कट जाती बगैर किसी उसके। दूसरी बात यह है कि एक बयान आया कि जी आईजी साहब को अगवा कर लिया। मुझे समझ नहीं आती कि आईजी साहब की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमारे सूबे के वो पुलिस चीफ हैं, उनके घर पे जाहिर है बहुत बड़ी गार्ड होगी और मुझे समझ नहीं आता कि उनको कौन अगवा कर सकता है। सर यहाँ पे मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा कि आपकी नजर में आईजी सिंध अगवा हो सकते हैं? और जिस तरह विफाकी इदारों का नाम लिया जा रहा है कि जिस सिंध रेंजर्स की तरफ से उठाया गया, उनको अगवा किया गया, फिर सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाया गया, ये सब चीजें सर आप समझते हैं कि ये सब चीजें दुरुस्त हैं? ये तो बातें जो है कही जा रही हैं, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं। आईजी साहब ने तो अपना बयान फिलहाल नहीं दिया और ये सामने आ जाएगा। और जो गिरफ्तारी की फुटेज अभी शाम को आई है होटल से, उसके अंदर भी खाली पुलिस नजर आ रही है कि वो उनको गिरफ्तार कर रही है, उसमें कोई रेंजर या कोई आदमी तो और नजर नहीं आ रहे। तो ये बातें सामने सब आ जाएंगी, खुल जाएंगी। लेकिन अगर आईजी साहब समझते थे कि यह कानून के मुताबिक एफआईआर नहीं बनती या एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि एफआईआर तो कोई भी आदमी जाके कह सकता है, ये बाद में फिर तहकीकात होती है कि कितनी हद तक वो उसमें सच्चाई है, हकीकत है। बाद में वो लोग झूठी एफआईआर भी दर्ज कराते हैं, लेकिन ये तो पूरी कौम ने देखा था कि ये हुआ है वाकया। तो मुझे नहीं पता कि अगर वो समझते थे कि नहीं बनता तो वो कहते नहीं बनता और इस पर अड़ जाते, तो उनको फिर जाने की किसी के साथ क्या जरूरत थी और बाद में फिर उनकी बात मानने की फिर क्या जरूरत थी। ये सारी बातें उम्मीद है कि इंक्वायरी में जो होगी एक न्यूट्रल किस्म की, उसमें सामने आ जाएंगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक बहुत बुरा नमूना पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिएट हुआ है, जिसमें इतने सारे पुलिस ऑफिसर ने इज्तिमाई तौर पर छुट्टी की दरखास्तें दे दी और एक बहुत बददिली सी फैल गई और हम सब लोग तशवीश में मुब्तला हो गए, क्योंकि पुलिस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनका बहुत बड़ा रोल है और इनका सिंध के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है डाकुओं के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ। तो अगर उसमें इस तरह की सिचुएशन पेश आए तो तशवीश का होना लाजमी है सबके लिए, और एक अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई मेरे ख्याल से। ठीक है जनरल मोइन हैदर साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जनरल मोइन साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सिंध पुलिस के अंदर रिसेंटमेंट आई, जो सिंध के तमाम पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, उन्होंने जिस तरह छुट्टी की इज्तिमाई दरखास्तें दी, आप क्या समझते हैं कि ये जेन्युइन रिसेंटमेंट थी या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पे ये रिसेंटमेंट क्रिएट करवाई गई, छुट्टी की दरखास्तें दिलवाई गई, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है? देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में साल से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत पोलिटिसाइज कर दी गई है और उनको बाज दफा बहुत इस किस्म के ऑर्डर भी मिलते हैं जो कि खिलाफ कानून होते हैं, और वो ऐसे ऑर्डर होते हैं कि जिनका मानना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये लोग जो है उन ऑर्डर्स को सुन भी लेते हैं, इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, झूठी एफआईआर भी कर दी जाती हैं, अपोनेंट्स को उठा भी लिया जाता है और बाज दफा एफआईआर में भी ऐसी कमजोरियां डाल दी जाती हैं या ज्यादा क्लॉजेस डाल दी जाती है। ये सब काम पाकिस्तान में होते चले आए हैं और होते रहते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से कलेक्टिवली सबका इकट्ठा होकर इस तरह की बात करना कोई मेरे ख्याल से अच्छा कदम नहीं था और ये एक अच्छी मिसाल नहीं बनेगी पाकिस्तान की तारीख में।
सर, ये अच्छी मिसाल किस हवाले से नहीं बनेगी? क्योंकि जो इनिशियल तासुर आ रहा था वो तो ये आ रहा था कि सिंध पुलिस ने दबाव लेने से इनकार कर दिया है और सिंध पुलिस ने कह दिया है कि जो इनफ इज इनफ, और जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी किसी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर रहे हैं और स्टेट अबव द स्टेट जो है वो अब इस मुल्क में नहीं चलेगी। तो ये एक इनिशियल इंप्रेशन था जो आ रहा था। तो आप अगर कह रहे हैं कि ये अच्छी मिसाल नहीं बनेगी सिंध पुलिस का छुट्टियों पर जाना ऑफिसर्स का, तो ये किस मायने में कह रहे हैं आप? देखिए, ये जो स्टेट अबव स्टेट और डीप स्टेट और ये सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये तो ऑपोजिशन लीडर्स काफी अरसे से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और यही झगड़ा है। वो कहते हैं कि फौज, उनका ख्याल है कि जो इनकम्बेंट हुकूमत है उसको अनड्यूली सपोर्ट कर रही है। फौज कहती है कि हम आईनी तौर पर पाबंद हैं कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम उनके अहकाम को माने, कानूनी और जो सही अहकाम है उस पर अमल करें। तो अगर वो पुलिस ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया तो एफआईआर ना काटते ना, फिर उसको गिरफ्तार भी ना करने जाते, बोलते बस हम तो नहीं करते इसको। फिर वो उनको खड़ा हो जाना चाहिए था, अपने असूल के ऊपर डट जाना चाहिए था। उसके बाद क्या होता? वो कहते आप खुद ही कर लें, आप समझते हैं, हम तो इसको नहीं इस काबिल समझते। फिर ज़रा कोर्ट में फैसला होता कि कोई कानून तोड़ा गया था कि नहीं तोड़ा गया था। आम पाकिस्तानियों की नजर में कानून तोड़ा गया है, कायद-ए-आज़म साहब के मज़ार की बेहुरमती की गई है, वहां सियासी नारे गैर ज़रूरी लगाए गए हैं और विक्ट्री के निशान बनाए जा रहे हैं, जिस तरह कोई मुल्क फतह करके आ रहे हो या क्या करके आ रहे हो। तो ये जाहिर है कि आम पब्लिक ने, लोगों ने पसंद नहीं किया इस चीज को। तो सर, आप क्या समझते हैं कि अब आगे सूरत हाल किस तरह से टर्न ले सकती है? क्या ये इदारों का तसादुम है? क्या सिविल वर्सेस मिलिट्री, क्या प्रोविंशियल वर्सेस फेडरल इंस्टीट्यूशंस का ये टकराव है, या सूरत हाल यहाँ से आगे बेहतर होगी? आप क्या देखते हैं आगे का मंजरनामा? इंशाअल्लाह टकराव नहीं होगा। ठीक, सिचुएशन जो है संभाल ली जाएगी, काफी हद तक संभाल ली गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इंक्वायरी को ऑर्डर की है, आर्मी चीफ ने कोर कमांडर से कहा है, उसके अंदर सामने हकीकत आ जाएगी और हम उनसे दरखास्त करेंगे, जो भी उस कमेटी के मेंबर्स हैं, कि वो हकीकत को, सच को सामने लाएं, ताकि आइंदा के लिए हम उससे कोई सबक सीख सकें और ऐसे अफसोसनाक वाकया पेश ना आए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बात आगे बढ़ेगी या अदारों के तसादम के कोई इंप्रेशन पैदा होगा। मेरे ख्याल में काफी हद तक सिचुएशन जो है वो संभाल ली गई है और इंक्वायरी के बाद फर्दर ठीक हो जाएगी। सर, अब तो सिचुएशन ये है कि एक इंक्वायरी आर्मी चीफ ने उसका ऑर्डर दे दिया, एक इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट करवा रही है जो कि उन्होंने वजीरों पे मुश्तमिल कमेटी बना दी है, वो 1 महीने बाद अपना जो है फाइंडिंग देगी। एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो सेनेट ने बना दी है। तो अब ये 3 कमेटियां बन गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मुकद्दम होगी, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट ज्यादा तस्लीम की जाएगी? नंबर 1। और नंबर 2, अगर तीनों कमेटीज की रिपोर्ट डिफरेंट आती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग आती है, तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि लोग हकायक बयान करेंगे, खाली इस पे सियासत नहीं खेलेंगे। ये आग का खेल है। अदालतों के खिलाफ इस किस्म की बातें करना या फाय फैलाना या एक हकीकत न हो उसको कोशिश करना कि अवाम को मिसलीड किया जाए, ये अच्छी बातें नहीं है। और उम्मीद है इंक्वायरी में नहीं आएंगी। अगर जिस तरह आपने कहा कि डेडलॉक होता है इन तीनों कमेटियों का, तो ज़ाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू इंटरवीन एंड ऑर्डर ए जुडिशियल कमीशन, और उसमें फिर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हंसी मजाक न बना जाए, अदारों के खिलाफ ऐसी बातें फिर ना की जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, हमसे प्रोग्राम में खास तौर पे बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो कराची का बहरान है, इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ इंक्वायरी कमेटी में कोई सॉलिड चीज सामने आएगी। जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उसका वाज़ेह तौर पे तयन होगा और बताया जाएगा कि असल मामला क्या हुआ था, असल कहानी किस तरह से हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, दबाव था कि नहीं था, अगवा था कि नहीं था। ये सब सूरत हाल कौम के सामने खोल के रखी जाएगी और जितनी भी इंक्वायरी कमेटीज बन रही हैं उन सब की रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी और अवाम तक सच पहुंचेगा। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।